जय स्वामीनारायण दोस्तों। तो ये गलियां ये चौबारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज हम मिले हैं पुष्पेंद्र सिंह जी से। सर ने जो है ग्लास का बहुत बढ़िया जो है काम किया हुआ है। सर का इंटरेस्ट जो है बहुत कलात्मक चीज़ों में है। जैसा मैं पिछली बार मिला था और मैंने सर से बात करी, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हुए पहले सर से सर का परिचय पूछते हैं और सर क्या क्या करते हैं। तो सर अपनी जुबान से बताएं तो ज़्यादा मजा आएगा, तो बताएं सर। बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद आपको कि आप मेरे तक पहुँचे। और बहुत कम ऐसे हैं जो कि किसी आर्टिस्ट को इतना शो करें जो आप कर रहे हो और ढूंढ रहे हो। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर। ऐसा है, मैं वैसे तो बॉर्न आर्टिस्ट हूँ और जिस जगह मैं पैदा हुआ वो जगह कहलाती थी रतलाम राजा जी की हवेली, और मैं रतलाम राजा जी का सन। अच्छा। तो हवेली तब बनी थी जब जयपुर बना था, सन 1727 के टाइम में। ये हवेली सिटी पैलेस के बिल्कुल पास में बनी थी, क्योंकि मेरे बुजुर्ग 2-3 दफ़े ऐसा हुआ कि लड़ाई में मारे गए और जयपुर वालों का बड़ा ध्यान रहा हमारे ऊपर। उस संबंध में शादी ब्याह भी किए उन्होंने हमारे फैमिली में। तो वहाँ मैं पैदा हुआ और उस हवेली में मैं बचपन से कांचों को देख के बड़ा प्रभावित रहा। और क्योंकि बॉर्न आर्टिस्ट हूँ, कोशिश ये करी कि कहीं मेरे को एडमिशन मिल जाए किसी अच्छी जगह जहाँ मैं आर्ट को सीख सकूँ। तो मैंने जे स्कूल में भी ट्राई किया, बड़ौदा स्कूल ऑफ डिज़ाइनिंग में मैंने ट्राई किया। आखिर में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जो किशनपोल बाज़ार में, वहाँ भी ट्राई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा उसमें दाखिला नहीं हो पाया। अब क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, कुछ ना कुछ हाथ चलता ही रहता है, कभी लकड़ी पे तो कभी पत्थर पे तो कभी कहाँ तो कभी कहाँ। तो उस तरह से मैं कई तरह के काम मैंने किए और काम करते करते आर्मी में जाने का बड़ा था मेरा शौक। लेकिन कुछ एक ऐसा चांस हुआ कि आर्मी में मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। 2 दफ़े आर्मी वालों ने सोचा कि इस आदमी को तो आर्मी में ऑफिसर बनाना जरूरी है, नहीं हो पाया। तो जैसे रोलिंग स्टोन के जैसे मैं एक गाइडिंग के जॉब में आ गया। अच्छा। अब जॉब में आने का रीज़न ये था कि बैकग्राउंड मेरा इंग्लिश रहा, क्योंकि सेंट जेवियर में पढ़ा, तो इसलिए यूरोपियंस ने पढ़ाया हमारे टाइम में। तो वो एक थोड़ा मेरे को अट्रैक्शन भी था, तो मैंने कहा चलो इसमें ट्राई करते हैं। तो मैंने जब उसमें गाइडिंग चालू करी तो मैंने उस टाइम में देखा कि मॉन्यूमेंट्स की हालत बहुत ख़राब थी। सही। और ख़ास तौर पे जो शीश महल है उसको देख के मेरा बड़ा जी विचलित हुआ कि यार इतना बढ़िया शीश महल हमारे बढ़ के बना कर रहे हैं। कहाँ के शीश महल का जिक्र कर रहे हैं? आमेर के शीश महल का। जयपुर में आमेर के शीश महल है, उसको आपने देख के लगा आपको कि इसकी स्थिति खराब है ज़्यादा? बहुत खराब लगी मेरे को और बड़ा दुख हुआ। मैंने एक दिन आएगा इस शीश महल को मैं तैयार करूंगा। और अब मेरे को है ना सिर्फ कांच के अंदर करना है, क्योंकि बचपन में मैंने मेरी हवेली में कांच देखे थे और वहाँ चेकोस्लोवाकियन शैंडिलियर्स थे, और इटालियन ग्लास के रंगीन पैनल्स थे। तो मेरे को उससे शौक तो था ही। और फिर कुछ एक्सीडेंटली मैं पैदा इस फैमिली में हुआ कि मैं जोधपुर दरबार के फादर जा रहे हैं मिलने तो मैं मिल रहा हूँ, उदयपुर जा रहे हैं तो मैं मिल रहा हूँ उनसे भी, और महलों को देख रहा हूँ, उसमें काम देख रहा हूँ। करौली छोटी सी स्टेट है, वहाँ भी वो मैं रहा, देखा, काफ़ी तजुर्बा लेने की कोशिश की। अच्छा। अब क्योंकि देख देख के मेरे दिमाग में यही था कि कांच का काम मेरे को करना है। जब शीश महल को देखने का मेरे को इत्तेफाक मिला, क्योंकि मैं गाइड बन गया था, तो मेरे को टिकट के लिए पैसे नहीं खर्च करना पड़ते थे। उसको बार बार देखता रहा और मेरी एक निगाह एक खिड़की के ऊपर टिक गई। मैंने कहा यार इस खिड़की को तो मैं तैयार करूंगा। तो उसके लिए मैंने बड़ी कोशिश करके बड़े मेरे को उसके लिए एफर्ट्स करने पड़े, मिनिस्ट्री लेवल से, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से, और मेरे को प्रूव करना पड़ा अपने आप को
और प्रूव कैसे हुआ कि अल्टीमेटली इनसाइड आउटसाइड जो इंडिया की फेमस किताब है, जो एशिया की 46 एशियन कंट्रीज में जाती है अलग अलग लैंग्वेज में, जब उसमें मेरा लेख छपा तब कुछ थोड़ा लोग बागों को मालूम पड़ा कि ये एक अजीब तरह का आर्टिस्ट है। और तब मैंने रिक्वेस्ट करी हमारे मिनिस्टर टूरिज्म बीना कागजी थी उनसे, तो उन्होंने कहा पुष्पेंद्र सिंह जी, मैं बहुत प्रभावित हूँ आपके काम से, इनसाइड आउटसाइड में आपका लेख आया तो मैं आपको परमिशन देती हूँ, लेकिन आपकी जेब से खर्चा करके आप तैयार करना। तो एक खिड़की मैंने तैयार करी। अब क्योंकि गाइड था तो जितने मेरे मतलब सबऑर्डिनेट गाइड थे जो मतलब नए न्यू कमर्स थे, वो जब देखते थे बड़े प्रभावित रहते थे कि अपने गाइडों में से ये आदमी है जिसने मॉन्यूमेंट सुधारा है, इतना बढ़िया इन्होंने कर दिया। उसके बाद में कोशिश करके मैं उस पूरे महल को मेरे हुई इच्छा के इसको करूं। उसमें विभिन्न तरह के 5-6 तरह के काम है, और वो काम जो उसमें शीश महल में वो कहीं दूसरी जगह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और बड़े लगन से उन लोगों ने काम किया और करवाया गया, और वो सब धराशायी हो रहा था, तो मेरे को बड़ा अफसोस था। खैर मैं जब सीख गया तो फिर मैंने कोशिश की। उस टाइम हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म मिस्टर शैलेंद्र अग्रवाल साहब थे, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मैंने कहा देखिए आपके हाथ में तो कलम है और मेरे हाथ में डायमंड कटर है, अगर आप इस सीट पे बैठ के चाहते हैं कि अपने देश का एक मॉन्यूमेंट तैयार करूं, मैं जिंदा हूं तो कर लूंगा, उसके बाद में मेरे मरने के बाद में कोई पक्का नहीं कह सकते हो आप कि ये सुधरेगा, क्योंकि इस पीरियड का जो कांच है मैं इकट्ठा करता रहा हूँ कबाड़ियों से, और मेरे पास काफी अच्छी तादाद में कांच है। और इसमें जो ठीकरी के काम है ये भी मैं जानता हूँ कैसे क्या होता है, कहाँ से आता है, क्या होता है और कैसे बनता है, और किस देश से अपने देश में आया। और मैं क्योंकि जानता हूँ तो मेरे को अगर काम आप दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तब उन्होंने बेचारों ने एफर्ट्स करे, 3 साल उस फाइल को चलने में लगे, और फिर 2-3 साल मेरे को भी तैयार करने में लगे। और आज मैं बड़ा खुश हूँ कि पूरे राजस्थान में सबसे इम्पोर्टेंट जगह जो गोल्डन ट्रायंगुलर में जो है वो आमेर है। और आमेर में सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीजें हैं, एक तो एलिफेंट राइड है, दूसरा शीश महल है। तो एलिफेंट राइड इंटरनेशनल लॉ के अंदर आता है, वो कभी भी रुक सकती है। जब कभी भी अगर हेग का परवान आ जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट का कि साहब नो एलिफेंट राइड, तो आपके पास सिर्फ शीश महल रह जाएगा। और शीश महल आज की तारीख में इतना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल नया लगता है, और दुनिया का सबसे निहायत खूबसूरत सबसे बड़ा शीश महल है। और उस शीश महल को मैंने कोशिश की है कि जिस तरह से भी जैसा था वो उसी शेप में आ जाए, क्योंकि टूरिस्ट मुझे हमेशा कहते थे आपकी सरकार इतना पैसा हमसे टिकट के लिए लेती है लेकिन कुछ नहीं कर रही है। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे घर को ही है ना कोई गाली दे के जा रहा है कि आपके घर में कुछ नहीं है, तो मैंने उसको तैयार किया। बहुत बढ़िया बात है। तो जैसे आपने शुरू किया सर, तो जैसे कुछ छोटे पीस आपने पहले बनाए या कांच को चिपकाए, या कैसे आपको इंटरेस्ट हुआ कि ऐसे करके मैं इसमें और आगे कुछ क्रिएटिव कर सकूं? बहुत अच्छी बात आपने पूछी, बहुत सही बात है। देखिए ऐसा है, शीश महल के जो धराशायी डिजाइनें थी उनको मैं क्या करता था, टूरिस्ट को घुमाता, पूरा अच्छी तरह दिखा के क्यों बना था, क्या है उसका बैकग्राउंड देके, उसमें क्या मटेरियल काम में आया, कब किस चीज को कहाँ से लाया गया, ये सब डिटेल देके उसको मैं खुली छूट दे देता था 10 मिनट की, कि भैया 10 मिनट का टाइम है, आप अपनी फोटोग्राफी वगैरह करनी है जो करो, मैं फलानी जगह आपको बैठा हुआ मिलूंगा। और वो अपना काम करते रहते, मैं जाके एक एक डिजाइन को अच्छी तरह से ध्यान से देखता कि इसको कैसे बनाई है, क्योंकि वो काम होता ही नहीं है। ये इंग्लिश में जिसको कहते हैं ना लैंग्वेजिंग वर्क ऑफ आर्ट, जो लुप्त हो गई कला, वो 350-400 साल पहले जो लुप्त हो गई कला, वो कला थी। अब किसी आर्टिस्ट को शायद मेरे जैसा किस्मत वाला नहीं था कि जो रोज जाए आमेर और रोज देखे उसको और उसको स्टडी करे, तो मेरे को वो चांस मिला। आई फील फॉर्चुनेट, आई वाज वेरी लकी कि मैं उसको देख के उसको घर आके प्रैक्टिस करके सीखता, और सीखते से सीखते मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि ये पूरा काम मैं कर सकता हूँ। अच्छा। और मैंने मटेरियल भी वैसे इकट्ठा किया जैसे तैसे, कबाड़ियों के जगह कांच लेके आया और मैंने इकट्ठा करके फिर मैंने रिक्वेस्ट की और वो शीश महल तैयार हो गया। तो 2 चीजें खास हैं आमेर में, एक तो एलिफेंट राइड और दूसरा शीश महल। शीश महल दुनिया का सबसे खूबसूरत शीश महल है,
हालांकि ये कांच जो है, जिसको ठीकरी कांच बोलते हैं, ये हाथ का बना हुआ है, ये अच्छा। इसकी खूबी है। और इसके अंदर जो पॉलिश है वो कभी भी काली नहीं पड़ती, ये अच्छा। दूसरी खूबी है। तीसरी, ये जिस देश से आया उस देश से कई देशों में जहाँ भी इस्लाम गया वहाँ ये काम गया। इसकी स्टार्टिंग अरब कंट्री से हुई और अरब के बाद में ईरान गया। ईरान बहुत रिच कंट्री था, हमेशा रिच रहा। करीबन 1,500 साल पुराना एक वो कंट्री ऐसा है जो कि इस्लाम में पूरा कन्वर्टेड हो गया और जिसके अंदर सब तरह की कलाएं थी। तो ये भी एक कला थी। जब इस्लामिक लोग बाग इंडिया में आए तो राजा महाराजाओं ने, ठाकुरों ने, सेठों ने, बड़े बड़े लोगों ने ये काम करने के लिए उनके हवेलियों में और उनके मंदिरों में और उनके महलों में दिया। और ये काम जब पूरा हो गया तो वो चले गए फिर यहाँ से, और फिर वो अलग जाके बसे जहाँ भी उनको रोटी रोजगार मिलता। तो 2-3 फैमिली का मुझे अंदाजा है, एक तो फिरोजाबाद बसा, अच्छा, एक कुर्दलपुर, अच्छा, और एक अहमदाबाद। अच्छा, अच्छा। तो ये ठीकरी कांच जो है ये भी लुप्त होने की कगार में था। एक दफे मेरे पास डेनमार्क से कोई सज्जन आए, उन्होंने कहा, पुष्पेंद्र तुम्हारा नाम सुना है मैंने, और इंडिया में कांच का तुम्हारा नाम है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये कला जो है ठीकरी की ये लुप्त हो प्राय है और इसको आप पुनर्जीवित करो। मैंने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो गाइड हूँ, मैं ना तो पैसा है ना कुछ है। कि नहीं, आप कर सकते हो, आप विदेशियों के साथ रहते हो। तो मैं बेटे को लेके, उस टाइम में जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब मैं, जब हिंदू मुस्लिम झगड़े भी चल रहे थे, बेटे ने कहा नहीं चलेंगे। वहाँ जाके मैंने देखा, सीखा, परखा, उनको भी मैंने एडवाइस दी। मैंने कहा अगर मैं उस टाइम में पैदा होता तो शीश महल चांदी के रंग का नहीं, सोने के रंग का होता। तो मैंने फिर वो सोने के रंग के ठीकरी कांच भी बनवाया उनसे, और दूसरे रंगों के भी कांच बने। और इस तरह से कांच में मैं ज़्यादा इन्वॉल्व होकर मैंने इसमें बहुत कुछ आगे करने की कोशिश करी है। लेकिन मैं, क्योंकि किसी तरह का कहीं भी सपोर्ट इंडिया में नहीं मिलता है, आपको विदेशी आके सपोर्ट देना चाहता है। अगर आप समझदार है तो मेरे ख्याल से उधर जाके लेके और सपोर्ट, और फिर आप इंडिया हो तो आपकी ज़्यादा वक्त होती है, बजाय इंडिया में रह के आप कोशिश करते रहो, कोई सुनने वाला नहीं, समझने वाला नहीं। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपको, आपके लिए, कि आप तशरीफ लाए और आपने मेरी 2 बात सुनने की कोशिश की। बहुत बढ़िया बात। एक चीज मैं बीच में, अभी बात चली शीश महल की, तो आपने मुगले आजम देखी होगी, उसमें एक गाना था जिसमें शीश महल दिखाया गया था। तो कैसा, क्या लगा आपको वो वाला शीश महल जो उसमें दिखाया है? देखिए, उसमें क्या है कि कांच तो ये ठीकरी कांच काम में लिए गए, लेकिन पूरे ही इसको फिल्म में नहीं लिए गए। उसका रीजन ये है कि जब उसको फिल्म में कन्वर्ट करना चाह रहे थे तो शीश महल के दूसरे हिस्से में ना, वो जो फिल्म लेने वाले थे, जो फिल्म ले रहे थे, उनकी फोटो और आती थी। तो इसको स्पेशली है ना ऐसा बनाया गया कि वो गत्ते के ऊपर वो कांचों को चिपका कर उस तरह का वो शो करके उसको उसमें दर्शाया गया। शीश महल के अंदर वो नहीं दिखाया गया। अच्छा, 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 बहुत बढ़िया बात है। तो कुछ आप दिखाना चाहेंगे किस तरीके का कांच और किस तरीके के जो आप मटेरियल यूज में लेते हैं ये कांच की पेंटिंग्स बनाने के लिए? हाँ, क्यों नहीं। ये पेंटिंग नहीं है, लेकिन ये कांच का ही काम है, और ये 300, 400, 500 साल पुराना कांच है। और इस कांच को लाने वाले सबसे पहले थे पोर्चुगीज। पुर्तगाल में सबसे पहला चर्च बना, क्योंकि उनको जहाँ भी चर्च बनाना था तो वो यूरोप से कांच लाए, कारीगर लाए, और मटेरियल लाए, और टेक्निक लाए। अच्छा। और उसको उन्होंने पहले तो पुर्तगाल में बना, उसके बाद में फ्रेंच आए तो उन्होंने पौंडीचेरी में सेटअप किया, और उन्होंने वहाँ चर्च बनाया। और उसके बाद में कलकत्ता ब्रिटिश आए, और ब्रिटिश ने सब पूरा इंडिया में चर्च और चैपल्स बनाए, और ये कांच काफी काम में आया। और जब राजा महाराजाओं, पैसे वालों को जब ये कांच की खूबी मालूम पड़ी तो उन्होंने इस कांच को बहुत काम में लिया। और क्योंकि अपने सूरज है बिल्कुल ब्राइट है, तो इसमें रंग बहुत अच्छे निकलते हैं। पर एशिया में क्रेज नहीं रहा कांच का, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। और यूरोप में क्रेज है, और चर्च के साथ में कांच हमेशा घूमता रहा हर देश में। और जब यहाँ जयपुर में आए तो यहाँ तो कारीगर और भी धुरंधर थे, तो उन्होंने अलग हटके काम किया था। उसको कहते हैं भूली बिसरी कला, जिसको मैंने पकड़ा है। तो आप बता रहे थे सर, चर्च में विशेष जो है लोग इंटरेस्ट लेते हैं कांच के काम का।
नहीं, अंग्रेजों का जो भी मंदिर है चर्च, अच्छा। उसमें ये कांच काम में काफी आया। और जब यहाँ के रईस लोगों को मालूम पड़ा इस कांच का, तो उन्होंने काफी इसको यूज में लिया, हवेलियों में और महलों में और मंदिरों में। और इस तरह से जितनी भी जयपुर राजस्थान की किंगडम्स हैं, जहाँ राजा थे, ठाकुर थे, उन्होंने सब हवेलियों में और इसमें काम में लिया। और उसके बाद में ये जो सिल्क रूट थी, यहाँ से अपन चलते हैं पूरा शेखावाटी एरिया है, ये सिल्क रूट था, जहाँ सेठ लोग रहते थे और सेठों ने हवेलियों में खूब काम इसका करवाया। अच्छा। और उसके बाद में जब यहाँ काम खत्म हो गया तो बेचारे वो बेरोजगार हो गए और तलाश में काम के इधर से उधर पहुंचे। और ऐसे अहमदाबाद वालों ने ठीकरी कांच का काम चालू किया, और पुरदरपुर वालों ने वो रंगीन लाल पीले हरे रंग के जो कांच आते हैं, जो कि बैल गायों के बांधते अपन दिवाली पे, वो चालू करा, जो लड़कियां बहुत पहनती है शॉर्ट फैशन में। और फिरोजाबाद में तो वो शैंडिलियर वगैरह जो बनते हैं वो है ही, तो इनको शीशेगर कहते हैं। इसका नाम शीशा है क्योंकि पर्शियन भाषा में कांच को शीशा बोलते हैं। अच्छा, इसलिए ये शीश महल कहलाता है। अच्छा, अच्छा, ये हिंदी का शब्द नहीं। तो नॉर्मल जैसे अपना जो ग्लास है और ये वाला जो कांच आप बता रहे हैं शीशा है, इसमें क्या कोई मोटा अंतर है या कुछ? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा, बहुत एक्सपर्ट है आप इस प्रश्न करने में, और मैं बड़ा खुश हूँ कि आप जैसे सज्जन को मैं इस चीज के बारे में बता रहा हूँ। जो बाजार का जो कांच मिलता है जिसमें फेस देखते हैं, तो वो कांच के अंदर चांदी की पॉलिश होती है, जो ऑक्सीडाइज हो जाता है, काला पड़ जाता है कुछ सालों बाद। और ये जो कांच है, ये गुब्बारे को जैसे फुलाते हैं ऐसे फुला के और इसको तैयार किया जाता है। लेकिन इसको गर्म करके आपने देखा होगा ब्लोइंग ऑफ ग्लास, मुंह से बॉटल बनाती है जो, तो इसको वो करने के पहले क्या है, कुछ अमाउंट रांगे का और कुछ अमाउंट टिन का मिक्स करके उसको गर्म कर लेते हैं, बिल्कुल गर्म ओखली में लिक्विड कर लेते हैं। और जब वो ब्लोइंग खत्म होती है तो उसको ऊपर की गर्दन, उसके गुब्बारे की गर्दन काट के उसके अंदर इसको भरा जाता है। जब वो गुब्बारा लाल होता है तो गर्म से गर्म में कोई तकलीफ नहीं होती है, वो ब्लास्ट नहीं होता है, क्रैकिंग नहीं आती, और उसको फिर हिलाते रहते हैं जब तक वो ठंडा नहीं हो जाए। तो इसलिए कहता हूं मैं कि ये हाथ का बना हुआ है। और रांगा और टिन है, इसको काला होने में काफी बर्स लग जाता है। शीश महल देखिए, और 350-400 साल 450 साल पुराना है, लेकिन कांच काफी हद तक अच्छी क्वालिटी का अभी भी मेंटेन है, चमक क्योंकि इसमें रांगा और टिन है। और ये कांच क्योंकि वहाँ अहमदाबाद में बनना चालू हुआ है, जो सौराष्ट्रियंस ने वहाँ इस कांच को कपड़े में भी काफी काम में लिया है। कपड़े में आप देखेंगे कशीदे के अंदर कांच का जो काम है वो सौराष्ट्रियन काम है। और सौराष्ट्र के लोग बाग भी राजस्थान जाके बसे हैं और उन्होंने ये काम कपड़े में करना चालू किया। और ये सबसे पहला शीश महल तो अरब में बना था, और छोटा मोटा कोई शहर, क्योंकि अरबियंस ज्यादा पैसे वाले नहीं थे तो उन्होंने कांच को इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन इस्लाम के बाद में जब इस्लाम पर्शिया गया तो वहाँ एक तो इस्फहान में और एक शारजाह, दो जगह हैं जहाँ ये महल बने थे, पर वो छोटे हैं, सादा है, आप देख सकते हो उन महलों को। और जब शीश महल अपना आमेर का बनाया, इसका मुकाबला ही नहीं है। और इसमें जिस तरह के फिर बाद में रंगीन कांचों को भी ऐड किया गया तो इसमें खूबसूरती और भी ज्यादा आ गई। और इसमें जो आर्ट उस टाइम में की, उसको करने वाला कोई नहीं रह गया। उसका मेरे को लगता था कि ये तो खत्म हो जाएगा। और फिर सेक्रेटरी जब होके आए शैलेंद्र अग्रवाल साहब, वो है ललित के पवार साहब है, ये आर्ट से बहुत कनेक्टेड थे और IAS ऑफिसर थे और सेक्रेटरी लेवल के अफसर थे, जिन्होंने पहचाना मेरे काम को और तवज्जो देके उसको आगे बढ़ाया। लिहाजा आज की तारीख में शीश महल तैयार है। और अब अगर एलिफेंट राइड बंद भी हो जाती तो शीश महल एक ऐसी बिल्डिंग है जिसको देखने हर अंग्रेज आएगा, अपना टूरिज्म रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। सही बात है, सही। तो मैं पूछ रहा था, जैसे एक तो काटते किस चीज से हैं आप? इस कांच को देखिए, जो बाजार में जो कांच आता है वो फ्लैट होता है और उसको आप टेबल पर रखे हो काटते हो देखते हो। और ये कांच क्योंकि ब्लोड ग्लास है, जैसे जिस चीज को ब्लो किया जाता है तो कभी तो वो मसाला मोटा रह जाता है, कभी पतला रह जाता है, वो गुब्बारे में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और कर्व लगाएगा उसमें, फिर कर्व आएगा, उसमें एयर बबल्स भी आते हैं, तो
उसको फिर है ना डायमंड कटर से हाथ में, एक बाएं हाथ में तो पकड़ो आप और दाहिने हाथ से आपको इशारे में करके और काटना पड़ता है। अच्छा। और इस तरह से इसमें लेबर थोड़ी ज्यादा कंज्यूम होती है, एक तो बनाने में और एक वो काटने में। अच्छा। और लेकिन ये कांच बहुत लंबे टाइम तक चलता है। कलर फेड नहीं होगा, उसकी पपड़ी वपड़ी नहीं उतरेगी, कुछ भी नहीं होगा, और एक दफा अगर चमक कायम रहेगी। हाँ, और इसका लेड का, अंग्रेज घबराते हैं और लेड इसमें तो ये खतरनाक होगा, लेकिन ये जो इसमें जो लेड लगता है वो दीवार के अंदर पीछे चले जाता है, इसका मिरर का हिस्सा आपको देखने को मिलता है, तो इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अच्छा। और चिपकाने में अपन क्या लेते हैं उसमें काम? इसको अपने राजस्थान में अरावली हिल्स है और इसमें काफी मटेरियल ऐसा मिलता है जो बिल्डिंग में हमेशा कंज्यूम हुआ है, और उसमें एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको कहते तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये चूना है एक तरह का जो राजस्थान में मिलता है, और अजमेर के पल्ली साइड में ये काफी मिलता है और वहां से ये आता है। अच्छा, तो उससे उसकी स्ट्रेंथ भी कायम रहती है और कांच खराब भी नहीं होता है, और वो उससे कोई मॉइस्चर का भी अंदर जाने का कोई चक्कर नहीं रहता। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले जैसे आपसे बात हुई थी, मैंने देखा तो आपको रिकॉग्निशन तो मिले हैं कई जगह पे, कई लोगों आपको सम्मानित भी हुए हैं, तो कुछ मुख्य आप बताना चाहें, आपको कहाँ से क्या सम्मान आप मिले हैं, या आप दिखाना चाहें कोई जो सर्टिफिकेट? मेरे वो किताब है वो वर्कशॉप में ऊपर रख रखी है सर, अगर आप चाहेंगे तो मैं ऊपर दिखा दूंगा किताब। और वैसे मेरे को देखिए, वैसे मैंने सुपारी पे मैंने ज्वेलरी बनाई थी। अच्छा। वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन था उस टाइम में, उद्योग भवन नहीं था। 1976 में मेरे को सुपारी की ज्वेलरी पे। अच्छा। तो सुपारी एक ऐसी चीज है कि आप यू कैन नॉट, आप मतलब सुपारी तरह तरह की आती है, उसमें आप कौन सी सुपारी सेलेक्ट करोगे जिससे जेवर बन जाए, वो आप जब तक आपको शौक नहीं हुआ खाने का तब तक आप नहीं बना सकते। तो मैंने उसको बनाया और उस पे मेरे को फर्स्ट प्राइज 1976 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने मेरे को दिया था। अच्छा। उसके बाद में वैसे स्कूल और कॉलेज में भी फर्स्ट क्लास आर्टिस्ट रहा हूँ मैं, पर पेंटिंग्स का ज्यादा रहा। अच्छा। और उसके बाद में मैंने जो इनाम लिया वो था जयपुर के महाराजा भवानी सिंह जी साहब ने दिया मेरे को। उसके बाद में उदयपुर के महाराणा अभी जो है इन्होंने दिया, इनके फादर ने। और उसके बाद में अशोक गहलोत ने मेरे को स्टेट अवार्ड दिया। अच्छा। और वैसे छोटे मोटे अवार्ड और रिकॉग्नाइजेशन तो बहुत उद्योग भवन से भी मिले और मेरे कई अलग अलग हिसाब से मिले, लेकिन स्टेट अवार्ड मेरे को अशोक गहलोत से जोधपुर में मिला 2000 में। बहुत बढ़िया बात है। तो ऐसा क्या कारण है सर कि लोग इस कला को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये विलुप्त होने की कगार पे? लोगों मतलब बहुत मेहनत वाला काम मेरे को लगता है ऐसा कुछ। ये आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन किया है, और ये एक सब्जेक्ट ऐसा है, अगर सरकार चाहे तो इसको इसमें कुछ कानून में हेराफेरी हो सकती है, इसको वापस पुनर्जीवित करने के लिए। इसमें क्या है कि सबसे पहली तो आपको कांच मिले। मैं तो कबाड़ियों से लाता रहा हूँ, पता नहीं कौन सी गली कूचों से कबाड़ियों में मैं जा के लेके आया और मैंने एक कमरा पूरा कांच से भर दिया। अच्छा। अब उसमें क्योंकि जेवर के जो पत्थर यहाँ बंद कटते हैं उसमें वो कांच भी मिला के बेच देते हैं उसी नाम से कि साहब ये एमरल्ड है, ये ब्लू सफायर है, ये टोपाज है, गोल्डन टोपाज है, उसमें वो कांच मिला के बेच देते हैं। तो उनको उसमें प्रॉफिट होता है, उसी हिसाब से वो बेचते हैं। तो महंगे आते हैं टूटे हुए बेकार के टुकड़े भी। फिर उनको सफाई करो, सफाई करने के बाद में उनको तेजाब भी लगाओ, ब्लेड से भी साफ करो, उसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। फिर कुछ कांच मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ डार्क होते हैं, कुछ लाइट होते हैं, उनको सबको सॉर्टिंग करनी पड़ती है। उसके बाद में आपको डिजाइन बनाओ, डिजाइन को बनाने के बाद में काटो और शीट पे, और या फिर उसको डिजाइनिंग करके और कलरिंग करो, कर्लिंग करके फिर वो कांच लगाओ। और इस तरह से इसमें 4-5 अलग अलग वैरायटी के काम है जो करने पड़ते हैं, उसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है। दूसरी बात, अगर मैंने स्कूल खोला है, ये एनजीओ स्कूल मैंने महापुरा में खोला है, ये सोच के कि भाई अपन मरे जिससे पहले इस कला को वापस दे के जाए अपने देश में। तो मैंने कितना अच्छा सोच रखा जिसको लोग बाग नहीं समझते हैं, गवर्नमेंट समझे तो बहुत अच्छी बात है।
तो मैंने वहाँ क्लास लेना चालू कर दिया, बच्चों को सिखाना चालू कर दिया। फिर कोई सज्जन आए, उन्होंने कहा आप ये क्या काम कर रहे हो, तो आप यू आर डूइंग अगेंस्ट द लॉ। मैंने कहा हाउ कम, below the age of 14 years you cannot teach a child the glass work, it comes under child labor। तो मेरे को वाइंड अप करना पड़ा। अब वो स्कूल मेरा 12वीं तक है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है, एजुकेशन सब तरह की है उसमें। उसका नाम ही इंडो इंटरनेशनल कल्चरल स्कूल है, कल्चरल है। अच्छा। पर उसमें मेरा काज का काम नहीं है। तो मेरे को अफसोस इस चीज का होता है कि कानून इतने बदले हैं, कुछ कानून ऐसे भी बदलने चाहिए जिससे जो लुप्त होती हुई कला है उसको भी तो पुनर्जीवित रखने के लिए आपको बचपन में सिखाना पड़ेगा। आप जब स्कूल छोड़ के स्टूडेंट जा रहा है उसके बाद में आप कब सिखाओगे? कॉलेज में तो उसको पढ़ाई इतनी हो जाती है, बेचारा वो तो परेशान पढ़ाई से हो जाता है। और जिसको शौक है, जो उस लेवल का है, मेरे लेवल का कोई होगा वो तो सीखेगा। अब उसके क्योंकि नहीं सिखा पा रहा हूँ, तो कोशिश मेरी ये है कि मेरा जो बनाए हुए आइटम जो मैंने अभी तक बेचे नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ग्लास का म्यूजियम बन जाए। अगर ग्लास का म्यूजियम बन जाएगा जयपुर में, आमेर में, जहाँ मैंने काम किया, तो ये एशिया का पहला ग्लास म्यूजियम होगा। जयपुर इटसेल्फ में 30-35 म्यूजियम है, लेकिन ग्लास से कनेक्टेड कहीं भी कोई म्यूजियम एशिया में नहीं है। और ये मेरे को कहने वाला कौन? अमेरिका से एक बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति मिस्टर बॉब, जो कि डायरेक्टर ऑफ कॉर्नी म्यूजियम थे। उन्होंने मेरा एक कार्ड देखा जिसमें मैंने लास्ट सपर बना रखा था। उसको देख के वो टेलीफोन करके घर आए। उन्होंने कहा आपको जितना पैसा चाहिए मैं देता हूँ, आप ये मेरे को भेज दो, मैं ये कॉर्नी म्यूजियम में लगाऊंगा। मैंने कहा मेरे को ये नहीं बेचना, ये पोप जॉन पॉल के लिए बनाया, क्योंकि आपके धर्म के लोग बाग ये कांच लाए, उससे मैंने नाम कमाया। तो मेरा फर्ज हिंदू होने के नाते ये बनता है कि मैं कुछ प्रसाद के तौर पर उनको दूं, उसके लिए मैंने बनाया, मैंने नहीं बेचा। और वो मेरे पास आज भी है। अब मैं कभी मेरे पास पैसा होगा तो इटली जाकर उनको दे के आऊंगा। उन्होंने कहा तू उसको देगा वो पड़ा रहेगा, और ये मेरे को देगा तो तेरे पास पैसा आएगा, तो ये मकान नया बना ले, लग्जरी कार ले ले, लग्जरी लाइफ ले ले, तो उनको जितना पैसा चाहिए मैं दे रहा हूँ। और मेरे से बढ़िया बायर नहीं है, मैंने नहीं बेचा। अरे मेरे देश की चीज मैं बाहर क्यों दूं? दूंगा तो मैं गिफ्ट में दूंगा ताकि नाम रहेगा, ये सोच के। अब मेरा जैसा आदमी मेरे ही देश में मेरी जगह को के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मिल जाए, वहाँ मैं म्यूजियम बनाऊं। लोग बाग जो मेरे दिमाग के होंगे, मेरे कैलिबर के होंगे, जो आर्टिस्ट होंगे, कारीगर होंगे, वो देख के सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि शीश महल में हर कोई तो घुस नहीं सकता। अब नहीं घुस सकता तो उसको टिकट खरीदना पड़ता है, और बार बार टिकट खरीद के जाए आदमी तो वो भी बेकार है। स्कूल में आप पढ़ा नहीं सकते, तो फिर ये आर्ट पैदा कैसे होगी? सही बात है। लोग समझेंगे नहीं, थोड़ी देर में नहीं समझेंगे तो बस फिर वो लुप्त की कगार पे गया। अभी लगभग अभी मैंने एक्चुअली नवलगढ़ में गया था कुछ समय पहले, तो मैंने वहाँ पे एक हवेली है, उतारा हवेली, ये पोदार जो थे पहले मोरारका वाले इनकी, तो उसके अंदर मैंने देखा कि वो उसको रिपेयर करने के भी कोर्सेस चला रहे हैं वहाँ पे। उसमें क्या है, जैसे वो पुराना ही मटेरियल, ईंट का चूरा, मैंने बात करी थी, ईंट का चूरा है, चूना है, उसी को घोल बना करके वो उसी को वापस से हवेलियों को रिकवर कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। तो ऐसा गवर्नमेंट अपने यहाँ क्यों नहीं कुछ इस तरीके का करती कि उसके अंदर कुछ? देखिए, सबसे बड़ा रीजन इसका मैं बताऊं कि मैंने जो खिड़की बनाई थी, उन्होंने लिखित में दे दिया था कि यू आर गोइंग टू रिस्टोर दिस ऑन बिहाफ ऑफ योर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम योर पॉकेट। मैंने मेरे पॉकेट से एक खिड़की बना दी है, वो खिड़की के पीछे काफी नाम हुआ, और वो खिड़की सबने अप्रिशिएट भी करी। और जिस अंग्रेज को फोटो खींचनी होती थी तो वो उसी खिड़की की इसलिए लेता था कि वो सब खिड़कियों में कांच टूटे पड़े, तो वो काफी उसको रिकॉग्नाइज किया लोगों ने। तो मैं ये सोच रहा था, आपका क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया। यही मैं पूछा था, गवर्नमेंट इसमें कुछ अपना सपोर्ट क्यों नहीं देती कि उस टाइम में क्या था, अगर मेरा जैसा आर्टिस्ट है तो राजा को काम देना, ठाकुर को काम देना, कोई सेठ को काम देना, तो वो मेरे जैसा आर्टिस्ट को लेता था। और आज की तारीख में जो सबसे सस्ता काम करके देगा उसको कहते हैं कि टेंडर, उसको काम मिलेगा। तो अब टेंडर में तो आप सोचो, वो भी कमाएगा और फिर आगे ऊपर से चलता ही है, जैसा हिंदुस्तान में होता है वो है। तो फिर कैसे इसको आप प्रोसीड कर सको? नहीं हो पाता, आप नहीं।
आपने अपने स्टैंडिंग बनाई है, उस फील्ड में बनाई है, और आप घर बैठे हुए, और ऐसे लोगों को काम मिल रहा है जिसको आप देख के आपकी आत्मा दुखी हो रही है, और वो काम भी वैसे बकवास कर रहे हैं। और जो आप जो बता रहे हो ना कि ब्रिक पाउडर और लाइम वाटर मिला के उसमें उड़द का पानी भी मिलता है, उसमें ये जो ये गुड़ आता है, गुड़ के जो कट्टे होते हैं उसको धो के उसमें जो पानी निकलता है, उस पानी को भी उसमें काम में लिया जाता है, तो उससे मजबूती आती है। पुराना, बहुत पुराना मेथड है प्लास्टर का, और उस प्लास्टर में क्या खूबी है कि वो गर्मी के टाइम में गर्म नहीं होता है, ठंडी के टाइम में ठंडा नहीं होता है, जबकि सीमेंट गर्मी में गर्म हो जाता है और ठंडी में बिल्कुल ठंडा हो जाता है, तो उसमें क्रैकिंग आ जाती है। और जितनी मेरी हवेली में वही सब कुछ था, तो मैं उस रॉ मटेरियल के बाबत भी मैं आपसे कभी बात करना पसंद करूंगा। और पत्थर में भी ऐसा है कि कुछ पत्थर बहुत गर्म हो जाता है, कुछ ऐसे होता है पोरस होता है, तो जिसमें माइका डिपॉजिट होती है, तो वो गर्म होते ही नहीं है, ठंडे होते ही नहीं है। माइका डिपॉजिट स्टोन मेरे गांव का महाराजा प्रताप सिंह जी ने मंगाया था, क्योंकि ये पत्थर, इसमें डिपॉजिट ऑफ माइका है, तो वो ना तो गर्म होता है ना ठंडा होता है, और हवा महल आज तक चल रहा है। हवा महल उनका ही बनाया हुआ है सन 1799 में, और मेरे गांव का है, मेरी जागीर के गांव का वो पत्थर है। बहुत बढ़िया बात है सर। तो अभी अपन देखें आपके पास जो कलेक्शन है। जी हाँ, मैं बहुत शौक से वो सब दिखाना चाहूंगा। आइए चलिए देखते हैं।